हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आवृत्ति बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का क्या चीज़। तो आवृत्ति बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। तो ये जो नर युग्मकोद्भिद का विकास है ये कितने स्टेप में होता है और किस प्रकार से होता है, इस टॉपिक पे हमें क्या करना है, इसकी क्लास में डिस्कशन करना है। और इसके पिछले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि परागकण का जीवन क्षमता क्या है, परागकण का जो जीवन क्षमता है वो किसे कहते हैं, और परागकण का जो जीवन क्षमता है वो अनाजों में कितना होता है, और कुछ फैमिली जैसे लेग्यूमिनेसी है, रोजेसी है, इन तमाम प्रकार के फैमिलियों में उनका जो परागकण का जीवन क्षमता है वो कितने समय तक रहता है, और परागकण का जो जीवन क्षमता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिए थे। तो अगर आप पिछले वाले क्लासेस को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमें समझना है कि आवृत्ति बीजी पादप में नर युग्मकोद्भिद क्या है। तो मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा और आप सभी से क्या करेंगे, पहले ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को सुनेंगे और अच्छे से जब समझ लेंगे तो फिर इसको ईजिली तरीके से आप लोग अपने से लिखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और पता चला कि आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं, आप देख रहे हैं लिख रहे हैं, तो देख रहे हैं लिख रहे हैं, ऐसे क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है वो सही तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है कि पहले इस पूरे लेक्चर्स को आप एक बार अच्छे तरीके से सुन लीजिए, और उसके बाद आप करेंगे क्या, उसके बाद कापी कलम लेकर के आप बैठिए और उसको बिना देखे एक बार लिखिए, अपने मन से लिखिए, और आप देखिए कि आप कितना आपको समझ में आया है। अगर आप तो भी नहीं समझ में आता है तो आप दूसरी बार वीडियो देख करके उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवृत्ति बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। अगर हम बात करें आवृत्ति बीजी पादप, तो देखिए आवृत्ति बीजी पादप का मतलब जानते हैं आप लोग, और नर युग्मकोद्भिद का भी मतलब समझते हैं। तो आवृत्ति बीजी पादप आपको पता है कि जिन पौधों में क्या होते हैं, पुष्प और फल पाए जाते हैं, जिन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं वो उसे क्या कहते हैं, उसे आवृत्ति बीजी पादप कहते हैं। और नर युग्मकोद्भिद का मतलब परागकण। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो परागकण है उस परागकण का विकास कितने स्टेप में हो रहा है, नर युग्मकोद्भिद की जो विकास है कितने हो रहा है, ठीक है, कितने स्टेप में हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ बताएंगे आवृत्ति बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है वह 2 चरणों में क्या होता है, कंप्लीट होता है। कितने चरण में कंप्लीट होता है, 2 चरणों में क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या चीज़, तो आवृत्ति बीजी पादपों में क्या चीज़, तो आवृत्ति बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो नर युग्मकोद्भिद की जो विकास है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आवृत्ति बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो कितने चरण में कंप्लीट होता है, तो क्या बताएंगे, 2 चरण में कंप्लीट होता है। प्रथम चरण हो जाएगा और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, दूसरे साइड हो जाएगा द्वितीय चरण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्वितीय चरण हो जाएगा, द्वितीय चरण हो जाएगा। तो अब प्रथम चरण किसे कहते हैं, द्वितीय चरण किसे कहते हैं, प्रथम चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है, इन दोनों की एक एक बात पे हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, प्रथम चरण में सबसे पहली बात हमें क्या समझना है, प्रथम चरण में सबसे पहली बात ये समझना है कि यह जो होता है यह परागण के पहले की अवस्था होती है। क्या होती है, यह परागण के पहले की अवस्था, यानी जब परागण नहीं हुआ रहता है उसके पहले की अवस्था होती है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गए, ये क्या होती है, तो ये परागण के पहले की अवस्था होती है। कौन चीज़, तो आप बताएंगे इसके प्रथम चरण में, ठीक है। प्रथम चरण में सबसे पहली पॉइंट क्या बता देंगे, पहली पॉइंट बता देंगे कि ये क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं ये आपके परागण की क्या होती है, तो परागण की पहली अवस्था होती है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट क्या बताएंगे, दूसरा पॉइंट बताएंगे कि इनमें जो परागकण होता है, इनमें जो परागकण होता है उन परागकण की कोशिकाओं की जो आकार एवं आयतन है, इनमें जो होता है परागकण की कोशिकाओं की आकार एवं आकृति में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। समझ में आ गए सभी लोगों को। तो इनमें जो परागकण पाए जाते हैं, इन परागकण के आकार एवं आयतन में क्या होते हैं, तो आकार एवं आयतन में क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं। और जब आकार एवं आयतन में वृद्धि होती है तो ये वृद्धि करने के बाद अर्धसूत्रीय विभाजन करते हैं। कौन सा विभाजन करते हैं,
अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। और जब ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद ये दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गए। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण में मैंने क्या बताया, पहला ये परागण की पहले की अवस्था होती है। याद आ रहा है सभी लोगों को, समझ में आ रहा है कि कौन सा अवस्था होता है, तो ये परागण के पहले की अवस्था होती है। और दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे, परागण की जो कोशिकाएं होती है ये आयतन व आकार में क्या करती है, वृद्धि करती है। और जब ये आयतन और आकार में वृद्धि करती है तो आयतन और आकार में वृद्धि करने के बाद ये क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। ठीक है, और जब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है तो अर्धसूत्री विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। इसमें एक बड़ा कोशिका होता है और एक छोटा कोशिका होता है। तो जो बड़ा कोशिका होता है, बड़ा कोशिका को क्या कहेंगे, बड़ा कोशिका को कहते हैं कायिक या वर्धी कोशिका कहते हैं। क्या कह देंगे इसे, कायिक या वर्धी कोशिका कहते हैं। और जो दूसरा कोशिका होता है, दूसरा कोशिका को क्या कहते हैं, दूसरा कोशिका जो कि छोटा होता है उसे जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। तो प्रथम चरण की सभी बातें आप सभी को समझ में आ गए। चलिए मैं इन प्रथम चरण की सारी बातों को लिख दूं। सबसे पहले क्या बताएंगे, ये जो होते हैं ये परागण की पहले परागण की क्या होती है, परागण के पहले की अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, तो परागण के पहले की अवस्था होती है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। ये क्या होती है, ये परागण के पहले की अवस्था होती है। दूसरी पॉइंट, इसमें क्या होता है, इसमें परागकण की कोशिकाएं, परागकण की क्या चीज़, तो परागकण की कोशिकाएं जो होती है, परागकण की कोशिका आकार एवं आयतन में, किसमें, आकार एवं आयतन में क्या होते हैं, तो आकार एवं आयतन में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, तो आयतन और आकार में वृद्धि करते हैं। और जब ये आयतन और आकार में वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करने के बाद ये क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बताएंगे, अब ये क्या करते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। और जब ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन करते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिससे अर्धसूत्री विभाजन करते हैं जिससे दो प्रकार की क्या होती है, दो प्रकार की कोशिका का क्या हो जाता है, दो प्रकार की कोशिका का निर्माण हो जाता है। कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के कोशिका का निर्माण हो जाता है। बात सभी को समझ में आ गए। जब दो प्रकार के कोशिका का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, तो चौथे पॉइंट में क्या बताएंगे कि इनमें क्या होता है, इनमें एक बड़ी कोशिका, इनमें क्या होती है, एक बड़ी कोशिका होती है तथा एक क्या होती है, तथा एक इसमें क्या हो जाती है, एक छोटी कोशिका होती है। क्या होती है, एक छोटी कोशिका होती है। अब देखिए बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं, बड़ी कोशिका को ये क्या कहेंगे, बड़ी कोशिका को वर्धी या फिर क्या कहते हैं, या फिर कायिक कोशिका कहते हैं। वर्धी या कायिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी छोटी कोशिका को, ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, छोटी कोशिका को क्या कहते हैं, तो छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात सभी को समझ में आ गए। अब फटाफट कमेंट करके बताइए, अगर आप सबको बातें समझ में आ गई हो तो बताइए कि यहाँ पे परागकण जो होती है जब आयतन आकार में वृद्धि कर लेती है तो आयतन आकार में वृद्धि करने के बाद वो अर्धसूत्री की विभाजन करती है। और जब अर्धसूत्री की विभाजन करती है तो वह क्या करती है, दो प्रकार के कोशिका का निर्माण करती है। और जिसमें से एक बड़ा कोशिका होता है और एक छोटा कोशिका होता है। तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि बड़े कोशिका को क्या कहते हैं और छोटे कोशिका को क्या कहते हैं। कमेंट करके बताइए कि इनमें जो कोशिका
बने हैं, यानी एक बड़ी कोशिका है एक छोटी कोशिका है, तो बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं और छोटी कोशिका को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो ये जितनी बातें हैं ये सारे के सारे किसमें हैं, प्रथम चरण में हैं। तो प्रथम चरण की सभी बातें सभी लोगों को समझ में आ गई। यदि नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या आपको नहीं समझ में आया है। एक बार पूरी बात को समझ लीजिए, फिर हम बताएंगे आपको द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण में क्या समझना है, हम लोग का हेडिंग जो है यह है आवृत्ति बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का क्यासिस। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास, आवृत्ति बीजी पादपों में जो नर युग्मक का विकास होता है वो दो चरण में होता है, एक प्रथम चरण और दूसरा द्वितीय चरण हो जाएगा। प्रथम चरण में क्या बताएंगे कि ये परागकण की पहले की अवस्था होती है। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे, इसमें परागकण की कोशिका क्या होती है, इसमें परागकण की कोशिका आकार एवं आयतन में क्या करती है, वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के बाद ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन करके दो प्रकार की कोशिका का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसमें क्या होता है, एक बड़ा कोशिका होता है और दूसरा क्या होता है, छोटा कोशिका होता है। ठीक है, बड़े कोशिका को क्या कहते हैं, तो बड़े कोशिका को कायिक कोशिका या फिर वर्धी कोशिका कहते हैं, और छोटे कोशिका को क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। सभी को बात इतनी समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसके द्वितीय चरण की। अब देखिए द्वितीय चरण क्या है, अगर प्रथम चरण सभी को समझ में आ गए हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे मैं फिर से क्या करूँगा, इरेज करके आपको द्वितीय चरण के बारे में क्या करते समझाते हैं। तो प्रथम चरण सभी लोगों को समझ में आ गए हैं तो फटाफट हमें कमेंट करके बता दें कि समझ में आ गए हैं, ताकि मैं दूसरी चरण के बारे में क्या कर सके, डिस्कस कर सके। तो चलिए फटाफट आप लोग हेडिंग बना लीजिए। दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, द्वितीय चरण हो जाएगा। ठीक है, अब द्वितीय चरण में अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो द्वितीय चरण का जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो द्वितीय चरण हम लोगों का हेडिंग हो जाएगा। और द्वितीय चरण जब हेडिंग हो जाएगा तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए द्वितीय चरण क्या है, तो हेडिंग हो जाएगा द्वितीय चरण हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय चरण। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो सेकंड स्टेप में सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि जो परागण होते हैं ये परागण की बाद की अवस्था होती है। जबकि प्रथम चरण क्या था, तो प्रथम चरण जो था वो परागण की कैसे, तो परागण की पहले की अवस्था है, लेकिन ये क्या है, ये परागण के बाद की अवस्था है। क्या है, ये परागण के बाद की अवस्था है। सभी लोगों को इतनी बात समझ में आया। ये बताइए परागण की कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार से प्रश्न कि बताइए आवृत्ति बीजी पादपों में जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है उसमें जो है बताइए परागकण के बाद की अवस्था किसे कहते हैं, वो प्रथम चरण होता है कि द्वितीय चरण होता है, तो फटाफट कमेंट करके बताएं। तो क्या हो जाएगा, वो द्वितीय चरण हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो ये परागण है द्वितीय चरण बताएंगे कि ये परागण की क्या होता है, तो ये परागण की बाद की अवस्था होती है। कैसे होती है, तो ये परागण के बाद की अवस्था होती है। इस चरण में क्या होता है, तो इस चरण में जो परागकण होते हैं, इस चरण में जो परागकण होते हैं, परागकण की जो अंतस्तर यानी परागकण की जो अंतःचोल है, परागकण के अंतःचोल से क्या होती है, एक नली जनन छिद्र से होकर के निकलती है। कहाँ से, एक नली जो होती है वह जनन छिद्र से होकर के निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे कहा जाता है क्या चीज़, जिसे कहा जाता है पराग नली। क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। अब फिर से समझिए इस बात को, मैंने क्या बताया, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये नोट करेंगे कि जो परागण होते हैं ये परागण के बाद की अवस्था होती है। कब होती है, तो ये जो द्वितीय चरण है ये परागण के बाद की अवस्था होती है। और दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे कि इसमें जो परागकण होते हैं परागकण के अंतःचोल से, कहाँ से, परागकण के अंतःचोल से क्या होते हैं, तो परागकण के अंतःचोल से एक नली जो होते हैं वो जनन छिद्र से होते हुए निकलती है, और उस नली को क्या कहते हैं, उस नली को कहा जाता है पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। और ये जो परागनली होता है, ये जो परागनली होता है, ये परागनली वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर क्या करते हैं, तो वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर क्या करती है, गति करती है। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, बीजांड की ओर क्या करते हैं, ये गति कर लेते हैं। और जब ये बीजांड की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, तो परागनली में दो कोशिका, आपको पता है परागनली में जो जनन कोशिका है, ठीक है, परागनली में क्या चीज़, तो परागनली में जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका क्या करती है, तो परागनली में जनन कोशिका क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। और जब परागनली में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करती है तो
दो क्या करते हैं, दो नर युग्मक का क्या कर लेते हैं, दो नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, दो नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं। और जब दो नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद जो आपका एक और जो बड़ी कोशिका थी उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है क्या चीज़, उसको कहा जाता है कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका जो होती है बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मतलब आपने यह देखा कि जो प्रथम क्या है, जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण में आपने देखा कि दो प्रकार की कोशिका का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो प्रथम चरण में दो प्रकार के जो कोशिका था, एक क्या था, एक बड़ा कोशिका था जिसको कायिक या वर्धी कोशिका कहते हैं, और दूसरा क्या है, छोटा है जिसको क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। तो उन्हीं दो प्रकार की कोशिका में क्या होता है कि परागनली में या परागकण में जो होता है जनन कोशिका, परागनली में क्या होता है कि जो जनन कोशिका होता है वो जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करती है और दो प्रकार के क्या करती है, दो प्रकार के नर युग्मक का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और बाकी आपके जो बचते हैं कौन सा, वर्धी कोशिका जो होते हैं वो बाद में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और जब नर युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है तो दो नर युग्मक का क्या होता है, दो नर युग्मक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। चलिए अब इनके द्वितीय चरण में क्या क्या बातें हमने समझाया आपको। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बताएंगे, सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि ये परागण के बाद की अवस्था होती है। कब की होती है, तो ये परागण के बाद की अवस्था होती है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे, दूसरा पॉइंट बताएंगे कि परागकण की अंतःचूड़, कहाँ से, परागकण, ठीक है, परागकण की अंतःचूल से, परागकण की अंतःचूल से एक नली जनन छिद्र से होते हुए, जनन छिद्र से होकर क्या होती है, होकर निकलती है। ठीक है, कहाँ से, जनन छिद्र से होकर निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। चलिए बताइए आप सबको कि पराग नली की खोज किसने की थी। पराग नली की खोज अगर आप सबको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि पराग नली की खोज किसने की थी। तो क्या हो गया भाई, परागकण की अंतःचूड़ से क्या होती है, एक नली जनन छिद्र से होकर निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। अब तीसरी पॉइंट इसमें क्या नोट कर देंगे, तीसरी पॉइंट इसमें क्या नोट कर देंगे कि इसमें जो पराग नली है, अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ भी आपसे ये प्रश्न मतलब पहले हमें ये बता दीजिए कि जो पराग नली है, पराग नली की खोज किसने किया, ये फटाफट सभी लोग बताएं। अगर आप सबको पता है तो बताएं कि पराग नली की खोज किसने किया था। तो पराग नली की खोज किसने किया पता है तो बताइए। अब देखिए अगर नहीं हो तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी आप इसका आंसर आप खुद बताएंगे हमें कि पराग नली की खोज किसने की थी। अब देखिए जो परागनली है, अब परागनली क्या करती है, तो परागनली जो होती है ये वर्तिका से होते हुए विषांड की ओर क्या करती है, गति करती है। तो तीसरे पॉइंट में क्या बताएंगे, परागनली वर्तिका से होते हुए बीजांड की ओर क्या करते हैं, तो बीजांड की ओर गति करते हैं। बीजांड की ओर क्या करते हैं, तो बीजांड की ओर गति करते हैं। ठीक है, किसकी ओर गति करते हैं, तो बीजांड की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी परागनली जो होते हैं ये वर्तिका से होती हुई कहाँ की ओर, बीजांड की ओर क्या करते हैं, बीजांड की ओर गति करते हैं। अब बताएंगे चौथी पॉइंट कि इसमें कौन सी कोशिका, इसमें जो जनन कोशिका है, अब वो जनन कोशिका क्या करती है, तो जनन कोशिका और समसूत्री क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। तो जनन कोशिका जब समसूत्री विभाजन करती है तो क्या करती है, तो जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो नरयुग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ मैं चौथा पॉइंट क्या कर दे, परागनली। ठीक है, परागनली में किसमें, परागनली में जनन कोशिका, परागनली में जनन कोशिका क्या करती है, जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है। और समसूत्री विभाजन करने पर, विभाजन करके, समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का क्या करती हैं, दो नर युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, क्या करती है, दो नर युग्मक का निर्माण करती हैं। अब उसके बाद आपको कौन सा कोशिका बचेगा, पांचवें पॉइंट बताएंगे कि इसमें वर्धी कोशिका, ठीक है, वर्धी या कायिक कोशिका, वर्धी या कायिक कोशिका क्या होते हैं, तो वर्धी या कायिक कोशिका बाद में क्या हो जाते हैं,
बाद में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाद में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, परागकण की क्या से, तो नरयुग्मकोद्भिद का क्या विकास। तो सभी लोगों को पूरी बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो फटाफट में कमेंट करके बताएं आप सभी। अब देखिए, अब इसके बाद हम इसका एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यानी एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका डायग्राम कैसे और किस प्रकार से हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये हो गया है तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ। तो ये बातें सभी लोगों को समझ में आ गया कि पराग मतलब ये जो नरयुग्मकोद्भिद है, नरयुग्मकोद्भिद की विकास कितने स्टेप में और कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, तो नरयुग्मकोद्भिद में अगर आप सभी को बातें समझ में आ गए हैं तो कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ और इन प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि जो परागकण है, आपसे पूछा जाएगा कि नरयुग्मकोद्भिद का जो विकास है, नरयुग्मकोद्भिद के विकास में ये कितने चरण में कंप्लीट होते हैं। तो 2 चरण में होता है, एक आपका हो जाएगा प्रथम चरण और दूसरा हो जाएगा द्वितीय चरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें 2 प्रकार का जब कोशिका बना है, कौन सी कोशिका विभाजन करके, कौन सी कोशिका समसूत्री विभाजन करके क्या करती है, 2 नरयुग्मक का निर्माण करती है। तो बताइए नरयुग्मक का निर्माण कौन सी कोशिका करती है। तो नरयुग्मक का निर्माण कौन सी कोशिका करती है। यदि आप सभी को पता है कि नरयुग्मक का निर्माण कौन सी कोशिका करती है तो फटाफट हमें कमेंट करके बताइए। तो पता है कि समसूत्री विभाजन करके, समसूत्री, क्योंकि आपको पता है इसमें 2 प्रकार की कोशिका है, 2 प्रकार की कोशिका में इसमें से कौन सी कोशिका है जो समसूत्री विभाजन करके नर